मरकरी अब स्टार्ट करेंगे। जब शुरू में भी मैंने बताया था तो आपको बताया ही था कि मार्स करेज को रिप्रेजेंट करता है और सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, मून मन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारी स्पीच, हमारी देखिए एजुकेशन एक अलग चीज है और नॉलेज एक अलग चीज है। एजुकेशन और नॉलेज में वही फर्क है जो कि किताबों और विजडम में है। तो विजडम जो देखी जाती है, जो नॉलेज ऑफ अ पर्सन देखी जाती है, वो फ्रॉम जुपिटर है। डोंट कंफ्यूज इट, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट को उठाया। किसी व्यक्ति का प्रोफेशन, उनकी स्पीच, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, एजुकेशन, यहाँ पे डिग्रीज की हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स, बिजनेस सेंस, लीगल मैटर्स और मेडिकल प्रोफेशंस, क्योंकि मरकरी जो होता है ना वो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में तो नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड दैट सिस्टम ओनली। तो ये चीजें हैं जो जो आप एक बार मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हो तो मरकरी को सेंटर में बना के ना कुछ चीजें उसके इन एंड अराउंड मतलब बना लीजिए आप, वर्ड क्लाउड टाइप का। उनको आपको बार बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें किस प्लेनेट से दिखी जाए। मरकरी का कलर ग्रीन होता है, तो इसको फिर से हम वैसे भी ले लें तो मून का कलर मैंने आपको सफेद बताया। तो जनरली आप देखेंगे बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो मंडे को ना सफेद कपड़े पहनते हैं, मंगलवार को लाल कपड़े पहनते हैं, बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनते हैं, सो दैट उस प्लैनेट की और एनर्जी मिल सके। हर प्लैनेट का एक रंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली इफ यू वेयर क्लोथ्स एज पर द कलर ऑफ द डे, इट इज ऑलवेज गुड। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि कोई प्लैनेट अगर अच्छा नहीं स्कोप में तो उनका कलर हम नहीं पहनते, क्योंकि उन प्लैनेट को हम स्ट्रांग नहीं करना चाहते। अगर वीक मंगल है हॉरोस्कोप में तो बात ठीक है, अगर वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, आगे हम देखेंगे कि अच्छी और बुरी पोजीशन जो मैं बार बार बोल रही हूँ उनका मतलब क्या है, उन कलर्स को अवॉइड करके। बाकी जनरली इट इज गुड टू वेयर कलर ऑफ द डे। जी बताइए, मेरे ख्याल किसी का सवाल था। Dr. Tabi, can I ask you the question? Of course, Camilla, please go ahead. You said that moon is debilitated in Scorpio, right? Moon is debilitated in Scorpio, yes? G. Moon. Mm-hmm. Moon is debilitated in Scorpio. So people that got moon in the 8th house, that is Scorpion, so that mean is debilitated. What does it mean? Sorry? So you say moon is debilitated in Scorpio, right? Then people that got the moon in Scorpio, so that means is Mars is debilitated there, the moon, because is so that is not going to have a strong Mars. Camilla, the question that I'm understanding about the house is Mars, is a Scorpion, so the moon is in a Scorpion, so that means that Mars is debilitated too, because the moon is in the 8th house. No, why will Mars be debilitated? Why will Mars be debilitated? Because I am just saying that whenever moon is placed in Scorpio sign in the horoscope, then moon is debilitated. But not Mars. We are not talking about, for example, the Lagna. We're talking about the moon sign is in a Scorpio, that is their house. That means that is not have the strong Mars there, or you just talking Mars as a house? I'm just talking Scorpio as a sign. I'm just talking Scorpio as a sign and moon as a planet. Whenever, so what we can interrelate here is, Camilla, that whenever people who have Scorpio as their moon sign, will definitely have some, they will not be so, I will say that they will have some mental worries. Their mind will not be so much in peace all the time. They will be thinking about their researches, or they will be, always they will be at unrest. Their mind will not be so much at rest. They will need to keep it at rest. They will need to make conscious efforts to do that. Yeah. I hope I've cleared my question. It has nothing to do with Mars. We're just talking about Scorpio and moon. Yes. Okay. So जैसा भी कैमिला ने क्वेश्चन किया था कि भाई अगर मून जो है स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं
तो फिर इनका सवाल तो थोड़ा सा मुझे नहीं इतना लगा था, क्योंकि मार्स पे भी बात कर रही थी। बट इसका मतलब तो ये कि जिनका भी मून साइन, जिनका भी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है, तो उनका तो खराब है, क्योंकि वो तो वहां पे तो मून नीच के हैं, मुझे जितना समझ में आया। तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए, खराब मतलब 100% खराब नहीं, बट उनकी मनी स्थिति उतनी स्ट्रांग तो नहीं होगी जितनी कि एक टॉरस में जिनका मून साइन होगा या किसी और साइन में होगा। लेकिन देखिए, खराब मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल खराब, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा इररिस्पेक्टिव, अगर हम इन कंपैरिजन बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद मार्स। यहां तक मैंने किया, मतलब इतनी ड्राइव होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है इन पर्सन में, मेंटली भी दे आर सो स्ट्रांग, फिजिकली भी दे आर सो स्ट्रांग दैट ये तो जैसे मतलब कहने वाली बात है, दे कैन ड्राइव द पर्सन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। इतना मोटिवेट कर सकते हैं, बिग मोटिवेटर्स होते हैं ये। एंड इट कैन प्रोड्यूस गुड स्पोर्ट्स पर्सन लाइक बॉक्सर्स, जिसमें भी फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। इन सबका मंगल स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, सानिया मिर्जा का, मोहम्मद अली बॉक्सर का। मार्स इज लाइक द वोल्केनो ऑफ वाइटैलिटी, मतलब इतना इनमें इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है कि एक वोल्केनो के जैसे ये, इतना इनमें एनर्जी होती है दैट दे ट्राई टू रिलीज दैट एनर्जी इन सम फॉर्म और द अदर। या तो ये कुछ ना कुछ, जनरली आप देखेंगे जिनका मंगल स्ट्रांग होगा ना, वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ही, अदरवाइज उनकी बॉडी एनर्जी को वेंट नहीं मिलेगा। दे विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द फिजिकल स्ट्रेंथ दैट दे हैव। तो जो लोग इस तरह की प्रोफेशन में होते तो ठीक है, नहीं तो दे शुड जॉइन सम स्पोर्ट्स, दे शुड डू सम फिजिकल एक्टिविटी। अगर किसी बच्चों का हम कहते हैं कि मंगल बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा अच्छे है उसमें प्लेस हो, तो कुछ अच्छा सा कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कराएं उनको, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी इन्वॉल्व हो, जैसे कराटे, बॉक्सिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स वो बच्चे करें तो बहुत अच्छा है उनके लिए, दे कैन अचीव अ लॉट। तो मरकरी का भी उस तरह से हमने ये सिर्फ इसलिए इस तरह से लिखा है ताकि एक याद करने में आपको कंफर्टेबल हो कि भाई एम, मरकरी एम से है, तो भाई एम से हमें मेमोरी याद रहेगा, वर्ड मनी याद रहेगा फाइनेंसेस के लिए, और इलोक्वेंस, एक्सप्रेशन, ईमेल, जितना भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क है ना, बिकॉज दे आर द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी चीजें, जो भी माध्यम है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो या आपकी रिटन राइटिंग, इन चीजों का जो भी ये काम होता है वो इससे मरकरी से डिफाइंड होता है। रीजनिंग, रेस्टलेसनेस, और मरकरी सेलेस्टियल जो हमने एक प्लानिटरी कैबिनेट इमेजिन किया है, उसमें किंग इज सन, क्वीन इज मून, एंड मार्स इज द कमांडर इन चीफ, सो मरकरी इज द प्रिंस, मरकरी इज अ प्रिंस। सो मरकरी बड़े इनोसेंट टाइप का प्लैनेट है, इट्स अ यंग प्लैनेट, यू कैन इमेजिन अ प्रिंस फॉर मरकरी, जस्ट टू रिलेट थिंग्स, कि एक प्रिंस है, क्यूरियस है, चाइल्डिश है, कम्युनिकेट, बातें ज्यादा करते हैं यंग लोग, तो इनमें एक यूथफुलनेस है, उनका बिहेवियर भी ना थोड़ा सा चाइल्डिश होता है, हंसना खेलना इनको पसंद होता है, लाइक एनी चाइल्ड ना, दे वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग न्यू थिंग्स, हर एक लोगों के बारे में जानना, चीजों के बारे में जानना, इन सब चीजों का इन्हें बड़ा शौक होता है। और थोड़ा सा डुअलिटी होती है इनकी नेचर में, यूनिसेक्स यहाँ पे मतलब ये है कि इनकी मिक्स्ड कंपनी में ये एंजॉय करते हैं, इन द कंपनी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, दे आर नॉट सो जेंडर स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स। एंड रिसर्चेस में रैशनल बिहेवियर होता है, यंगिस्टिक यूथफुलनेस इनमें होती है। ये वाई से तो सिर्फ इसलिए रखा है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इजीली। In modern area of globalization, Mercury's role is vast as it has the credit to connect people. Connections जहाँ पे भी बनाने होते हैं हमें, because they're very talkative, they can talk to people, they can make connections, socializing में बड़े अच्छे होते हैं ये लोग, मार्केटिंग में भी अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन आ गया, देखिए आप कम्युनिकेशन, ईमेल्स, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैजेट्स। इसमें सिर्फ ईमेल्स को तो आपने लिखा है, पर आजकल आप जो ये सब कहेंगे ना, फटाफट से कुछ लोग अपडेटिंग देयर फेसबुक्स, अपडेटिंग योरसेल्फ, बट दे हैव अ पर्पस बिहाइंड इट, टू मार्केट देमसेल्व्स, टू कम्युनिकेट इट टू पीपल, and they like socializing also. So Mercury is also called the messenger of God in Greek mythology. As per Vedic, we consider it as the prince of the celestial council of the planetary cabinet. So आप उससे तक ही relate कर पाएंगे features. It is the कारक planet for speech. अब Mercury, आप कौन सा, मैंने house किसी को याद है speech के लिए कौन सा house बताया था? थर्ड हाउस।
थर्ड हाउस। तो अब ये कारक थर्ड हाउस की हो जाएगा मरकरी, क्योंकि मरकरी खुद किस चीज का कारक है? स्पीच, राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू थर्ड हाउस। सो इन प्लैनेटरी कैबिनेट मैंने ये अभी आपको बताया है कि मरकरी इज प्रिंस हु इज यंग, quick-witted, restless, curious, and childish. It is neither masculine nor a feminine energy and assumes gender of the sign in it. ऐसा कुछ इनमें बहुत strength, like powerful, like Mars, so that we can name it masculine. ऐसा हम इनकी energy को define नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमने जो बात कही थी कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मरकरी और सन तो वैसे भी साथ साथ होते हैं बहुत बार हॉरोस्कोप में, तो उसका रीजन ये भी है कि मरकरी इज नेवर मोर देन 28 डिग्रीज अवे फ्रॉम सन। बिकॉज अब वो 28 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं होता है दूर? क्योंकि इट टेक्स अबाउट 28 डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। मरकरी का जो देखिए आप सोलर सिस्टम का जब हमने डायग्राम दिखाया था, सबसे पास कौन है प्लेनेट सन के? मरकरी, अर्थ, मार्स, इस सीक्वेंस में चलते हैं ना। जुपिटर है ना, तो फिर उस तरह से जुपिटर से पहले वीनस आ गया, फिर उस तरह से चलते हैं। तो सबसे छोटा ऑर्बिट इसी का ही 28 दिनों में अपनी पूरी साइकिल, अपना पूरा चक्कर सन के अराउंड रिवॉल्व कर लेते। सन से सबसे नजदीक है तो सन के साथ होते हैं बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में। बिकॉज ऑफ इट्स डुअल नेचर है इनकी, ये दो साइंस को रूल करते हैं, जेमिनी और वर्गो। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया था, 3 नंबर और 6 नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके लॉर्ड मरकरी होते हैं इन दोनों साइंस के। बुध जो भगवान है वो कन्या राशि को, और कौन सी राशि है जेमिनी को क्या बोलते हैं? मिथुन राशि के स्वामी कहे गए हैं। और ये अपनी राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं और डेबिलिटेटेड कहाँ होते हैं? जाके पाइसेस में, लास्ट राशि में। अब ये बार बार एक वर्ड आ रहा है काल पुरुष कुंडली, इससे पहले वाले में भी आया था। इन काल पुरुष कुंडली इट गवर्न्स द थर्ड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। तो ये मैंने भी आपको इससे पहले ये वाली बात बताई थी। तो स्पीकिंग, राइटिंग, सिबलिंग्स का घर भी 6th है, तो इसलिए ये 6th हाउस फॉर डिजीजेस, डेथ एंड एनिमीज। इट गवर्न्स थर्ड हाउस एंड 6th हाउस। तीसरे और अच्छा, काल पुरुष की कुंडली ना कुछ और चीज नहीं है, एक इमेजिनरी काल पुरुष मतलब टाइम मैन की एक इमेजिनरी हॉरोस्कोप है, कुछ और नहीं। दिस इज yes Camilla. Can you explain the last sentence because I didn't understand? I am explaining the last sentence only. Okay. Camilla, over here. Thank you. Everybody. So I'm just explaining the last sentence. जो लास्ट बात कही, क्योंकि काल पुरुष वर्ड ना 2 बार आ गया था, इससे पहले भी आ गया था और हम आगे चले गए थे, फिर इस बार भी आ गया, तो मुझे लगा we should just do it. तो काल पुरुष की कुंडली कोई नहीं, एक इमेजिनरी कुंडली हमने मानी है जहाँ पे फर्स्ट हाउस में एरीज होगा, क्योंकि राशियां तो 1 से ही स्टार्ट होती हैं। क्योंकि पहला साइन अगर पहले घर में आ जाए तो इस कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। ये क्लियर चल रहा है ना कि राशि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर पहले घर में बाय द वे 1 है तो उसके अकॉर्डिंगली हम सभी साइंस में, सभी हाउसेस में मैं साइंस डाल रही हूँ। तो ये बात बता रहे हैं बेसिकली कि तीसरा घर में देखिए बुध की राशि पड़ रही है, छठे घर में भी बुध की राशि पड़ रही है ना काल पुरुष की कुंडली। अगर दिस इज कॉल्ड काल पुरुष कुंडली वेयर एरीज इन द फर्स्ट हाउस। जिस भी मतलब एक हॉरोस्कोप में अगर एरीज से शुरू करें ना तो वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तो उसमें तीसरे और छठे घर के जो रिजल्ट्स हैं वो बुध से रिलेटेड होते हैं, उसमें बुध की राशियां पड़ती हैं। इसलिए कह रहा है कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे घर, तो तीसरे और छठे घर काल पुरुष की कुंडली में है ही जब मिथुन और जो है कन्या, Gemini and Virgo are the 3rd and 6th houses in the horoscope of the Kal Purush Kundali. That's why it represents, and these are the signs of Mercury. So that's why it was saying in the last sentence that in the Kal Purush Kundali, it governs 3rd, writing, speaking, and siblings, and 6th house, diseases, death, and enemies. Because 3rd house represents writing, speaking, and siblings. So the 3rd sign is also of Mercury, and 6th sign is also of Mercury. तीसरी राशि भी बुध भगवान की होती है और छठी राशि भी बुध भगवान की होती है। So ये एक
याद करने वाली बात है यहाँ पे. Ma'am, what is the use of a Kalpurush Kundi? What is the use of a Kalpurush? मैं आगे इसको आगे एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं. कालपुरुष की कुंडली से ना बॉडी पार्ट्स डिफाइन हो जाते हैं आराम से. हेड से स्टार्ट करेंगे हम. हेड आ जाएगा, फेस आ जाएगा, तो मतलब एक मैन आप इमेजिन कर लेंगे. ये जो मैंने अभी आपको वैसे स्क्रीन शेयर की थी ना, तो इसमें ना मैन हम यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे एक. तो उससे फिर सारे बॉडी पार्ट्स का इसलिए बनाइए कालपुरुष की कुंडली, वो राशियां ना उन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, याद करने में आसान है. ठीक है. Can you explain it in English to me, please? Yes. So what is the importance of Kalpurush Kundli? Mr. Karan was asking about this only. So I was telling you that we will come to the Kalpurush Kundli. We will come to the cosmic man. This is the Kundli in English. We call it cosmic man. So this is in the importance of learning about Kalpurush Kundli or learning about the cosmic man is just to identify the body parts. It will be very easy for us to remember the body parts of a person. मैं वैसे शेयर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं. आप 1 मिनट का टाइम दें. I'll just quickly show you the image. I hope everybody can see my screen again. So well placed Mercury. We'll talk about all this also कि what is well placed. अच्छा और बुरा ग्रह क्या. अभी सिर्फ प्लैनेट की नेचर के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा बुरा की बारे में बात नहीं करी है हमने अभी. तो well placed Mercury is often seen in the horoscopes of writers. अब अगर horoscope में Mercury अच्छा है, if Mercury is good in the horoscope, such people are good astrologers, writers, engineers, mathematicians, because Mercury was also responsible for finance. Financial matter के लिए Mercury की importance थी. तो chartered accountant हो सकते हैं ऐसे लोग, अच्छे business में हो सकते हैं. देखिए business में speech का और communication का तो बहुत बड़ा रोल होता है. तो बिना कोई भी बिजनेसमैन बिना गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. Mercurians charm people with their playfulness. They are young. Its sign is young, so they are very active. I mean, active not like Mars, but they're very active, chirpy, and they like to talk. बातें करना इनको पसंद होता है. Enthusiasm होती है. Independent thinking होती है इनकी. They are very smooth talkativeness means बड़े आराम से बड़ी जल्दी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं. तो लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं ये लोग. स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ मर्करी गिव्स प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. अब जब स्पीच का कारण है तो स्पीच तो लैंग्वेज और स्पीच तो इंटरलिंक्ड है. तो अगर मर्करी हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा होता है ना, तो बड़ी सारी भी भाषाएं आप सीखने में निपुण हो सकते हैं. तो इन चीजों से भी पता चलता है अगर हॉरोस्कोप में मर्करी अच्छा है तो अगर आपका मन है आप सीख सकते हैं. मतलब कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है उस हॉरोस्कोप में मल्टीलिंगुअल होने की. बड़ी सारे लोग आजकल तो स्पेनिश सीखते हैं, कोई फ्रेंच सीखते हैं. So Camilla, you know, if Mercury is strong in a horoscope, such people can learn not just 2, 3, but many languages. They are good at it because remembrance अच्छी होती है. They've got good memory. Mercury also gives memory, so it helps them, you know, in learning a lot of new languages also. Mercury rules over arms, speaking and hearing skills. Speaking and hearing are two important things for communication. They are interrelated. You will not be able to communicate so well if you're not able to hear. अगर आप सुन अच्छे से नहीं पाएंगे, समझ अच्छे से नहीं पाएंगे, तो बात तो इंटरेक्शन तो कंप्लीट नहीं होगी. ये सब चीजें इंटररिलेटेड है. जब आप इसको बार बार थोड़ा सा ना रीड थ्रू देंगे ना, आपको सब चीज लॉजिकली सिंक इन होती समझ में आएंगी माइंड में. सेल्समैन अगेन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट्स, लेक्चरर्स, all these things you need good communication. In medical astrology, Mercury is associated with the nervous system. ये मैंने आपको पहले अभी इससे पहले बताया था कि since it is the planet, it rules our nerves, brains, respiratory system, thyroid and sensory organs. ये insensory organs हैं. It is also considered the lord of intelligence. Intelligence, calculations अच्छी होंगी अगर mathematics में अच्छे होंगे, they are intelligent people. They're good in finances. Vocal organs, again गला, हमारी जो बोलने की जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको मर्करी रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज टू बी गुड कम्युनिकेटर्स, टू बी इफेक्टिव इन लर्निंग सो मेनी लैंग्वेजेस, बीइंग इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज बीइंग रिलेटेड विद ब्रेन. सब कुछ ब्रेन से और मस्तिष्क से चलता है. इसमें मेंटल डिजीजेस भी फिर मर्करी से पता चलेंगी जब सब कुछ ये इनको हम ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कहेंगे. अगर नर्वस ब्रेकडाउन होता है जब लोगों का, तो मर्करी का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता या वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में नहीं होते. एक्सेसिव स्वेटिंग, पाइल्स, वाइट लेप्रोसी, लिवर और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी मर्करी की वजह से होती हैं. मतलब इससे रिलेटेड होती हैं, इस प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं ये प्रॉब्लम्स. इट ऑल्सो गिव्स वेवरिंग माइंड, ट्रिकी, डिसीट, नॉन कमिटमेंट, इम्पेशंस. अब देखिए जब
हमने कहा अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन की तो ये क्वालिटीज नहीं होती हैं, दे हैव टू स्टिक टू देयर कमिटमेंट। जो बात कमिट की आपने बिजनेस में वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। शॉपकीपर्स आर सो पेशेंट, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, चीजें निकालते रहो। यू हैव टू बी पेशेंस, जब तक पेशेंस रखनी पड़ेगी आप तक, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर मर्करी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा तो उनको इम्पेशंस होगी, दे विल नॉट बी गुड एट बिजनेस, दे विल नॉट बी गुड इन देयर कमिटमेंट्स, दे विल बी डिसीविंग पीपल, मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हो जाएगी अगर मर्करी अच्छी पोजीशन में नहीं। तो ये एक ब्रीफ में वीव कवर्ड। मैंने इसमें आपको इनका एक्सॉल्टेशन साइन और डेबिटेशन साइन भी बता दिया। उच्च अपनी राशि में होते हैं 3 नंबर में, और बैंक ऑपोजिट 12 नंबर राशि में ये फिर नीच के हो जाते हैं। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर से रिलेटेड है हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, एंड वेल्थ का कारक भी है जुपिटर। अच्छा, जुपिटर अगर हॉरोस्कोप में ना थोड़े से स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो ये हमारे ना बॉडी मास को भी दर्शाते हैं। फैट होते हैं थोड़े से लोग जो जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा उनकी बॉडी फिजिक की थोड़ी फैट होती है। और एजुकेशन, डेस्टिनी, भाग्य के विधाता कहा गया है इनको। और सेलेस्ट्रियल काउंसिल की अगर बात करें, प्लेनेटरी काउंसिल में जब हमने प्लेनेटरी कैबिनेट में जब हमने मरकरी को कहा कि वो प्रिंस है, तो जुपिटर कौन है? जुपिटर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के गुरु कहे हैं। जैसे कोई भी सेलेस्ट्रियल राजा के एडवाइजर कह लें आप, या जैसे राजगुरु होते हैं ना, तो ये राजगुरु हैं। For 2 areas in that planetary cabinet, for religion and spirituality. If you have to consider, if the king has to take consultation from anybody, it will be Jupiter planet. So it is the planet which gives you spirituality. It is the planet which helps you learn astrology also. Without the blessings of planet Jupiter, बिना गुरु का अच्छा हुए हॉरोस्कोप में आप ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते, because Jupiter is considered the planet of religion. जो जितने भी लोग पूजा पाठ में होते हैं, और जैसे यहाँ पे अविनाश जी हमारे साथ इस बैच में है ना, जो पूजा से रिलेटेड उनका वर्क है, तो कोई भी पूजा से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड आपका काम है तो जुपिटर आप स्ट्रांग होगा ही होगा। इतनी सी बात देखकर आप बता देंगे कि इनके हॉरोस्कोप में तो जुपिटर स्ट्रांग होगा ही, तभी उस प्रोफेशन से, उससे रिलेटेड चीज से ये जुड़े हुए हैं। ये उसी तरह से इसलिए रिलेट किया गया ताकि आपको याद रह सके। जुडिशियस है ये बिल्कुल, और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने अपलिफ्टमेंट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन है, कि ऐसे लोग अपलिफ्टेड होते हैं अपनी लाइफ में। अपना देखिए एक मेंटल अपलिफ्टमेंट तो होता ही है ना, इफ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, इफ यू आर लर्निंग रिलीजन की किताबें पढ़ते हैं आप, या इन चीजों में आपकी दिलचस्पी होती है, तो डेफिनेटली आपकी सोल का, आपके माइंड का, इट इज अपलिफ्टेड। पीपल लाइक प्रीस्ट जो पूजा पाठ करते हैं, वो चीज आ गई। ये प्रोजनी का भी कारण होता है जुपिटर, प्रोजनी यानी बच्चों का कारक जुपिटर का गया। हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन में है तो उस व्यक्ति को बच्चों का सुख अच्छा होगा, बच्चों से रिलेटेड बच्चे भी अच्छे होंगे, बच्चे होंगे भी। जुपिटर अगर हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो फिर उनको चाइल्डलेसनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि चाइल्डलेस है या नहीं हो रहे हैं बच्चे। आजकल तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। आईवीएफ सेंटर्स आप देखिए जगह जगह ऐसे खुले हुए हैं कि मतलब एक शहर में कितने छोटे शहरों में भी है। तो वो वाली प्रॉब्लम जुपिटर अगर स्ट्रांग होता है हॉरोस्कोप में तो नहीं होती है। प्रोजेनी इज चिल्ड्रन, प्रॉफिट भी जुपिटर, बिकॉज मनी का आया था ना शुरू में, मनी इज डिफाइंड बाय जुपिटर। ये देखिए, तो वेल्थ यहाँ पे था ना, देखिए वेल्थ, तो इफ वेल्थ इज डिफाइंड बाय जुपिटर तो सो इज प्रॉफिट, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट, प्रोजेनी और प्रीस्ट, ये 3 चीजें जो पी लेटर से हैं, तो इसलिए यहाँ पे अरेंज कर दिया आपके याद रखने के लिए। प्रॉफिट इज ऑल्सो इनकम, इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग, और इनकारनेशंस में बिलीव करते हैं कि इस तरह से कि भाई एक जन्म के बाद ही होगा। जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उस तरह की आप चीजों में बिलीव करते हैं। टीचर होते हैं। अच्छा, तो इनका थोड़ा फिक्स्ड माइंडसेट होता है, क्योंकि देखिए रिलीजन थोड़ा फिक्स्ड होता है। रिलीजन में कुछ चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ती है ना, आंख बंद करके फॉलो करनी पड़ती है, तो थोड़े से फिक्स नोशन होते हैं। जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, या जुपिटर की जो दोनों राशियों वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं? धनु और मीन, 9 and 12. So Sagittarius and Pisces, these are the 2 signs of Jupiter. Expansion, elevation, expansion, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। और रिलीजियस, राइटियस, सही बात को सही कहते हैं। जुपिटर इज दी टीचर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो एक वर्ड क्लाउड, एक जुपिटर को आप बीच में सेंटर में इमेजिन करें, तो कुछ इतने सारे वर्ड्स हमने बताए, तो उनमें से ताकि आपको 5-7 भी याद रह गए। स्पिरिचुअलिटी आप याद कर लीजिए,
रिलीजन आप याद कर लीजिए, अध्यात्म और धर्म, ये दो चीजें हैं जो जुपिटर प्लैनेट डिफाइन करते हैं, गुरु से रिलेटेड है दोनों ही चीजें, अध्यात्म भी और धर्म भी। इनसे रिलेटेड कोई विषय है, इसमें कोई धर्म गुरु है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, आध्यात्मिक गुरु है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, प्रोफेसर है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, टीचिंग में होंगे अगर कोई तो, क्योंकि वो भी गुरु कहे गए लोगों को सिखाते हैं। ट्रूथफुलनेस बोलेंगे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ज्यादा, इसीलिए वो वेट वाली बात जो मैंने आपको कही थी ना कि कहीं ना कहीं जुपिटर अगर कुंडली में स्ट्रांग होता है तो एक डिसएडवांटेज कहिए या एडवांटेज कहिए, जो भी कहिए, थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है उनका। जुपिटर का वैसे भी सोलर सिस्टम में सबसे हैवी प्लैनेट कहा गया है, सबसे हैवी मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट गया, मास सबसे ज्यादा है उनका। जुपिटर इज हाईली बेनिफिक ऑस्पिशियस रिलीजियस प्लैनेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ फॉर्च्यून। लक का प्लैनेट भी कहा गया है और गुरु ऑफ गॉड्स। जैसे इसके बाद वीनस की बात करेंगे, तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लैनेटरी कैबिनेट में गुरु देवताओं के गुरु कहे गए हैं, और जो वीनस है, वीनस भी गुरु है, बट वीनस जो है असुरों के गुरु गए हैं। गुरु इज, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ गॉड्स, वेयरएज वीनस इज द लॉर्ड ऑफ डेमन्स। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों की नेचर में भी फर्क है। अभी हम आगे बात करेंगे, ये इतना इनका राजसी स्वभाव नहीं है, बहुत ज्यादा लग्जरी और इन सब का, देखिए कहीं पे भी इनकी जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो वहां पे कहीं भी लग्जरी की बात नहीं कही गई, कहीं कंफर्ट्स की बात नहीं कही गई है। इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। जब हम मैरिज आगे प्रिडिक्ट करेंगे कि शादी कब होगी या अच्छी चलेगी, शादी से रिलेटेड कोई भी चीज हम बात करेंगे तो उसमें जुपिटर को चेक करेंगे हम कि जुपिटर का ट्रांजिट वहां पे अच्छा है। जुपिटर हॉरोस्कोप में अगर अच्छे हैं तो डिवोर्सेस नहीं होते हैं जल्दी डिवोर्सेस नहीं होते, वो लोग अच्छी शादी अपनी चला लेते, बच्चे भी हो जाते हैं और शादी भी अच्छी चलती है अगर जुपिटर हस्बैंड वाइफ दोनों की हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है। एंड जितनी भी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं, जो मतलब अच्छी चीजें तो जो मूल रूप से अच्छी होती हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे बच्चे, ये जो चीजें हैं, अच्छी नॉलेज होती है। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे पर्सन अच्छा होता है, द पर्सन इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड he's into religion, believes in religion, so generally overall life is good if Jupiter is strong. People get sigh of relief when they come under the dasha of Jupiter, क्योंकि अब Jupiter है, it is the, जब दशा Jupiter की दशा होती है तो generally life mostly comfortable होती है। Jupiter is priest who is divine, true and sattvic by nature. सात्विक है Jupiter planet की nature because it is the lord of gods. इन काल पुरुष कुंडली इट इज लॉर्ड ऑफ 9th और 12th। अब आपने देखा वो काल पुरुष कुंडली कुछ नहीं है, वो वही है कि कॉस्मिक मैन की कुंडली है जहाँ पे एरीज इज इन द फर्स्ट हाउस। तो अब 9 नंबर और 12 नंबर कहाँ पड़ेगा, 9th हाउस और 12th हाउस में ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि काल पुरुष कुंडली इट इज द लॉर्ड ऑफ 9th एंड 12th हाउस। एस्पेक्ट्स की बात कही, अब जुपिटर की दृष्टियां होती हैं कि जुपिटर जहां बैठता है हॉरोस्कोप में वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। इसको हम बाद में भी दोबारा से लेंगे, दृष्टियों पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं। एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इन दृष्टि, एस्पेक्ट होती है दृष्टि। आपने जनरली सुना होगा हॉरोस्कोप में कि अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है इस घर पे, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, या इनके तो सप्तम पे गुरु की दृष्टि है तो बड़ा अच्छा है, पंचम पे गुरु की दृष्टि है तो बड़ा अच्छा है। तो उस तरह से दृष्टियां होती है प्लैनेट की, जहाँ पे बैठता है ना, तो जहाँ पे बैठा है उस हाउस में स्ट्रांग है, और कहीं पे प्लैनेट देखता भी है। हर प्लैनेट अपने से, अब जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो कहाँ देखेंगे, मतलब आप कहाँ देखते हैं, जनरली कहाँ देखते हैं आप, मतलब जब आपने आंखें खोली होती हैं तो फर्स्ट व्यू क्या होता है हमारे पास, हमारे सामने वाला, हमारा ऑपोजिट, ठीक है ना। तो हर प्लैनेट की जो दृष्टि होती है वो अपने से 7वें घर में, यानी अपने से बैंग ऑपोजिट तो हर प्लैनेट देखता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा है। और कुछ प्लैनेट्स है जो सामने भी देखते हैं और थोड़े अलग अलग हाउसेस में देखते हैं। 7th हाउस ऑपोजिट हाउस होता है, अगर 2 में है तो उसका ऑपोजिट 8 हो जाता है, तो इस तरह से करके उनकी दृष्टियां होती हैं। तो जुपिटर के लिए कहा गया कि जहां बैठते हैं वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, जहां देखते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कहाँ देखेंगे, अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जुपिटर की 3 दृष्टियां 5वें घर में देखेंगे, 7वें घर में देखेंगे और 9वें घर में देखेंगे। तो फर्स्ट के उतने रिजल्ट्स बढ़िया नहीं भी देंगे, लेकिन पंचम के, सप्तम के और 9th के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया देंगे, जो चीजें इन हाउसेस से देखी जाती है। यहाँ तक कोई एक बार जुपिटर कंप्लीट कर लेते हैं, वीनस से पहले मैं एक बार सारे सवाल जुपिटर से रिलेटेड एक बार। इट इज द लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून, लक का इनको प्लैनेट कहा गया है।
there is always a good feel factor with this planet. अब इतना अच्छा planet है, जब अध्यात्म का planet है, जब religion का planet है, when it represents spirituality and religious, तो फिर it feel good factor तो होगा ही. If you are in a company of a इसको कहा गया कि देवताओं के गुरु हैं, तो इस तरीके की जब आप एक अच्छी संगत में होंगे तो अच्छा फील गुड फैक्टर तो होगा ही ना. अगर हॉरोस्कोप में एक जुपिटर की पोजीशन अच्छी होती है तो लाइफ में एक ओवरऑल फील गुड फैक्टर बना रहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम भी है, वील मैनेज. सो वो एक पॉजिटिविटी एक लाइफ में रहती है. और कहते हैं कि अगर गुरु अच्छा है हॉरोस्कोप में तो आधी चीजें तो चलो रिजॉर्ट है. अगर प्रॉब्लम आएगी भी, अगर मैरिज की भी प्रॉब्लम आएगी, अब मैरिज एक बड़ा एरिया होता है लाइफ का, फाइनेंस एक बड़ा एरिया होता है लाइफ का. जब हमने कहा कि फाइनेंस भी गुरु से मैनेज हो जाएगा, वेल्थ का प्लैनेट है, और शादी भी मैनेज हो जाएगी, बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे, तो एक बड़ा एरिया से आप रिलीफ मिल जाता है आपको अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है. For Camilla, I am repeating this in English, that if Jupiter is in good position in the horoscope and your family is settled, your spouse, with the relation with the spouse is settled, your marital life is settled, your children are settled, you got good relation with children, the children are good, obedient. So a lot of things are sorted in life if Jupiter is sorted. So with this एक basic idea हमने 4-5 स्लाइड करी, मैंने बोल के भी आपको बताया, बट इसमें काफी पॉइंट्स इसलिए भी लिख दिए हैं ताकि आफ्टर दैट आप रिवाइज भी कर सके. तो जुपिटर तक अभी हमने कवर किया है, और मुझे आज मैं एक बार सारे प्लैनेट्स कवर करने का मेरा इच्छा है कि हम एक बार सारे प्लैनेट्स को एक बार पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा याद रखने का थोड़ा सा है, समझ के रिलेट करने का थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है. फिर भी कोई अगर सवाल है तो इस पे हम रुक सकते हैं यहाँ पे अभी वीनस शुरू करने से पहले. If anybody has any question, or else I'm beginning with Venus. Yes, I just got lost in the one. Is like the slide before that. It was the house when you say is this one, the 12 and the 5 and the 7. What does meaning? What is that meaning? It is simple. In Kalpurush Kundli, in the Cosmic Mind Kundlis, it is the Lord of 7th and 12th. It is the Lord of 7th and 12th houses. Now, in the 7th and 12th houses, what are the signs in 7th and 12th houses? 9 and 12. It is the Lord of 9 and 12 signs. That's why it represents those houses. Because what are the signs of Jupiter, Camilla? Is Pisces, the 12th. 12 and 9 Sagittarius. Sagittarius. So this is the line is simple. In the Cosmic Mind Kundli, where Aries in the first house, 9th and 12th signs are in the 9th and 12th houses. That's why it represents 9th and 12th houses, because it rules 9th and 12th signs. Right, and if the aspects, I am saying that all planets look bang opposite. Everybody, including you and me, we are able to have a full view of the opposites, the person sitting next to opposite to us. So like every other planet, Jupiter also has a 7th aspect. So it also has 5th and 9th aspect. Aspects I'll take in detail later also. Just it was mentioned in the PPT to revise it. That if Jupiter is in the first house, it will be having aspect on 7th house, 5th house, and 9th house. That was about it. Okay. Now coming to Venus. Venus is also for marriage. अभी हमने बोला जुपिटर होते हैं मैरिज के, तो अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैरिज के वीनस भी होते हैं. बिकॉज यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम बिकॉज वीनस यहाँ पे हम मैरिज की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज द प्लैनेट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर्स, बीट सेक्सुअल प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स, एंड इट इज द प्लैनेट ऑफ लव व्हिच इज important. So anything the husband-wife relation, it is always seen with the impact of Venus in the horoscope. If Venus is yes. If the 7th house is empty, so it's not seen in the chart like marital goods, relationships. Sorry. If the 7th house is empty, no planets there, so that means the person. This question I will like to delay
This question I will answer it. I've kept it in mind because we are not still clear with the properties of planets right now. Let us get clear with the properties of the planets, and not everybody knows that what does 7th house represents here. So let us first complete all the houses, complete all the planets, and then we'll come back to it. Okay. Yeah. So that is why marriages, देखिए, to run a successful marriage, एक अच्छी वैवाहिक जीवन के लिए खाली मतलब बड़ी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें ये वाला पार्ट because of Venus है, that's why we say that in marriage Venus is important. Or for love affairs, because infatuations and attractions and everything, all अब ये जो जितना भी ये इनको राजसिक इनमें गुण कहा गया है, इनमें सात्विक गुण नहीं है, ये एक राजसिक प्लैनेट है. इट इज द लॉर्ड ऑफ डेमन्स. वो जो किंग क्वीन वाली जो हमारी प्लैनेटरी कैबिनेट है, उसमें हम इनको मिनिस्टर कहेंगे. इट इज द मिनिस्टर ऑफ ऑल अदर मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. अब किंग की कैबिनेट है तो उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे, तो उसमें 2 मिनिस्टर्स आप मानिए, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और गुरुज हम बोलेंगे. सो ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू जो भी अध्यात्म से और धर्म से जुड़ी चीजें हैं वो गुरु भगवान के अंडर है, वो प्लैनेट जुपिटर के अंडर है. बियॉन्ड दैट जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लग्जरी लाइफ में कंफर्ट, ये सारी चीजें वीनस से हम देखते हैं. और जितनी भी आर्टिस्टिक एबिलिटीज होती है, म्यूजिक, गाना बजाना, ब्यूटी, डांस and artistic performances, these are all through entertainment, jitna bhi hai na, that will all be related to Venus. So for such people, if somebody is a musician, somebody is an artist, somebody is is a dancer, somebody is into the profession of show business like Bollywood people or models, or for all such professions, Venus is very important. Attraction जहाँ पे आपको चाहिए ना, अपने अंदर एक attraction चाहिए, तो उन सब businesses के लिए, उस टाइप के area of lives के लिए Venus का strong होना बड़ा जरूरी है उन सब. ये उस तरह से relate किया ताकि आपको याद रहे. Vanity, सब कुछ beauty, vanity kit of women से आप याद कर सकते हैं. All and everything related to vanity. Vehicles तो वही है, गाड़ी, बंगला, मकान, सब तरह की गाड़ियां, इस तरह की चीजें आप सब. Venereal, ease मतलब easy life, emotions आपके entertainment, जैसा मैंने पहले कहा था, आपको entertainment का कुछ भी जो चीज हमें भोग विलास, सुख सुविधाएं, लग्जरी, ये सारा चीज वीनस की डिपार्टमेंट में आ जाता है. पैसे कहें तो यूनियन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सेंचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सोशल लाइफ, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी मकान में रहना, अच्छी हॉलीडेज करना, ऑल दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द वीनस. The most blissful and brightest cell, it is सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह वीनस है, next to only sun and moon. सन और मून के बाद, क्योंकि देखिए वो तो ल्यूमिनरी बॉडीज हैं, वो तो रोशनी देते हैं, वो तो रोशनी देने वाले वैसे लाइट के प्लैनेट है, पर उसके अलावा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट जो हम कहेंगे वो वीनस है. ठीक, यहाँ पे इतनी बात क्लियर है कि इसको मैरिज का क्यों कहा गया है. और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके भी हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो उसमें फिर वीनस को चेक करना जरूरी है. वीनस इज कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी. ज्वेल्स, अब ज्वेलरी भी है, ज्वेल ऑफ द स्काईज को, जितनी भी ज्वेलरी है, महंगी आइटम जितनी भी है, सब वीनस के अंडर आ जाएंगे. कपड़े, ब्रांडेड आइटम्स का बिजनेसेस जो होते हैं, और या आप किसी बड़ी ब्रांड के लिए वर्क करते हैं, कोई भी लग्जरी, एंटरटेनमेंट, पिक्चर्स, ये सब जो भी प्लेज, ये सारी चीजें, आर्ट, महंगी पेंटिंग्स और ये सारी चीजें, ये सब है ना, वीनस के डिपार्टमेंट में आ जाएगा. एस्ट्रोनॉमिकली दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट. इट इज मॉर्निंग इवनिंग स्टार, as at sunrise it appears in the east and west at the sunset. तो ये सन के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग में हमें दिखता है. ये कोई बहुत याद रखने वाली बात नहीं. वीनस एंड अर्थ आर क्लोज. देखिए सबसे पहले मरकरी है, हमें इस तरह से हमने जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद वीनस है, फिर मार्स. माय वेरी एजुकेटेड मदर से हमको याद करते थे, तो जो है इसमें सबसे पहले मरकरी आएगा, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर वीनस. तो वीनस क्लोज ही है, बहुत दूर नहीं है. एंड इट इज सिमिलर, अर्थ एंड वीनस आर क्लोज एंड सिमिलर इन साइज, एंड दैट इज व्हाई it is also considered as the sister planet of Earth. Venus is the Karak of beauty,
मैंने आपको बताया वीनस को हम ब्यूटी के लिए कहते हैं, लव और फर्टिलिटी के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन तो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कपल का, तो इसलिए फर्टिलिटी के लिए भी कहते हैं. इन मेन it is also considered Venus is considered for semen of men, so it represent that part of the male body, so इसीलिए भी ये fertility का इसको कहा गया. यहाँ पे जब हम बात करते हैं associated with the principle of harmony, balance, feelings, emotions, affection, and the urge to unite, the desire to unite with your partner, all these things are related with Venus. It is involved in the desire for pleasure, sensuality, ये सारा मैंने आपको बताया. और एक कंफर्ट जोन में रहना, इस जिनकी हॉरोस्कोप में ये स्ट्रांग रहेगा वो मतलब सेकंड बेस्ट चीजों के लिए उनको सेटल होना अच्छा नहीं लगता है, मतलब उनको हमेशा चाहिए कि बेस्ट टू बेस्ट में रहे, बेस्ट टू बेस्ट उनका घर हो, मतलब अपने सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली दे विल हैव ब्यूटीफुल, दे विल लाइक टू बाय ब्रांडेड थिंग्स एंड यूज बेस्ट ऑफ द थिंग्स, उस तरह से. गवर्न्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स, सेक्स, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, सिनेमा, फैशन एंड सोशल लाइफ, सारा मैंने आपको बता दिया. अब होटेलियर्स जो हैं, जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज में, वो सब चीजें तो वीनस के अंडर ही आ जाते हैं, इस तरीके के बिजनेस, बिकॉज इसमें देखिए अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल होना और ब्यूटी और इन चीजों का बड़ा रोल है. लग्जरी में भी ऐसे सात्विक खाना तो नहीं है वीनस का, राजसिक है, सब कुछ लग्जरियस है. गुड फूड, एक्सपेंसिव फूड, व्हीकल्स, पेंटिंग्स, पोएट्री, सिंगिंग, all these things in the. अब ये काल पुरुष कुंडली फिर से आ गई हमारे सामने, तो अब इसमें मैं ये स्लाइड ना आपसे छुपा रही हूँ जानबूझ के. अब आप बताइए, इन द कॉस्मिक मैन हॉरोस्कोप, इन द काल पुरुष कुंडली, व्हाट विल बी द हाउसेस दैट वीनस विल रिप्रेजेंट, कौन से घर? सेकंड एंड सेवेंथ. बिल्कुल इजीली, बहुत अच्छा बताया मैडम आपने. तो ये सिंपल है. अब मेरे ख्याल से वो काल पुरुष कुंडली वाली तो बात क्लियर है ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक मैन हॉरोस्कोप इज क्लियर. क्या मिला नाउ? It represents the second and the seventh house in the cosmic man horoscope, because it is the lord of second and seventh signs. It is the lord of Taurus and Libra, so that's why it represents. और कोई इसका कोई कारण ऐसा नहीं है. और बाकी एक्सॉल्टेशन साइन तो आपको याद करने पड़ेंगे प्लैनेट्स के, कि ये अपने ही साइन में जो है नहीं एक्सॉल्ट होते हैं, और इट एक्सॉल्ट्स इन पाइसेस. 12 नंबर में एक्सॉल्टेशन होता है. एक्सॉल्टेशन मतलब उच्च का होता है, और 6 नंबर में डेबिलिटेट होता है. अच्छा, एक ही एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में ना एक चीज आप याद करने की थोड़ी आसानी रहेगी. एक ये भी बुक आपको मिली है कि ज्योतिष सारणी, पर्पल कलर की भी बुक मिली है आपको? नहीं तो टेबल है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसमें, कि टेबल से आप याद कर सकते हैं. जिस राशि में ना प्लैनेट उच्च का होता है ना, उससे एकदम सामने वाली राशि में, एकदम बैंग ऑपोजिट में, ऑपोजिट राशि में वो नीच का होता है. या उल्टा कहें तो जिसमें नीच का होता है उसके ऑपोजिट राशि में उच्च का होता है. ऑपोजिट से यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो कुंडली मैंने बताई थी, इसमें पहले घर का ऑपोजिट 7वां घर है और 7वें का ऑपोजिट पहला घर है. तो अगर सन एरीज में उच्च के होते हैं तो नीचे कहाँ पे होंगे? इफ सन इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा. Is that clear, Camilla? If sun is exalted in Aries, it will be debilitated in Libra. Every sign, the sign of exaltation and debilitation are always opposite to each other. दोनों एकदम उल्टे होते हैं signs. In males horoscope, Venus is the कारक of wife and semen. मैंने आपको बताया था ये बात, मैंने आपको पहले भी आपको बता दी थी ये बात. Exalted Venus gives beautiful life, beautiful wife. अब जब Venus अच्छा है तो you will get a beautiful wife, or to say so a beautiful husband also. So with fine tastes. अब अगर आपका पार्टनर के फाइन टेस्ट होंगे, यानी कि उनको भी इस तरह से लग्जरी और इन सब चीजों में बिलीव होगा, और जो है ना, दे विल बी ब्यूटीफुल. इट एनरिचेस द नेटिव विद ब्यूटी, आर्ट्स, लव. ये बार बार वही बातें कह रहे हैं हम, क्योंकि मोटे तौर पे यही है कि एंटरटेनमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लग्जरी, ये चीजें, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको वीनस के साथ एसोसिएट करने पड़ेंगे, उनके साथ याद रखने पड़ेंगे. वो बाकी चीजें दे विल फॉल इन प्लेस. अब लग्जरी बिना पैसे की तो नहीं हो सकती, वेल्थ तो चाहिए आपको. फिजिकल ब्यूटी फिर वही आ जाती कि अगर मॉडलिंग है, बॉलीवुड है, सिनेमा है, तो यू नीड फिजिकल ब्यूटी. एंड टू अटेन ऑल मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स इन लाइफ यू नीड मनी. दुनिया में सब भी सुख सुविधाओं का भोग भोगने के लिए, राजसिक सुख पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स
पाने के लिए लाइफ में आपको पैसा तो चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट गिव्स अ गुड मोरल टू द नेटिव. मतलब गलत चीजों से नहीं ये पैसा कमाते, इनका शौक होता है बस, मतलब ये लग्जरी में अच्छे से अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं. सो दे लाइक टू डू दैट, बट दे आर गुड पीपल. टेस्ट फर्क है बस जुपिटर वाले लोगों का और मतलब जुपिटर ओरिएंटेड लोगों का, या जिनका स्ट्रांग है और वीनस स्ट्रांग है. अब ऐसा तो नहीं है जिनका जुपिटर स्ट्रांग है उनका वीनस स्ट्रांग नहीं हो सकता. अगर दोनों प्लैनेट स्ट्रांग है तो दोनों तरीके की क्वालिटीज होंगी उनमें. तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि भाई हम प्लैनेट्स की इतनी नेचर क्यों पढ़ रहे हैं. अब व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, तो अब व्यक्ति को कुंडली कोई खुद तो उठ के बोलेगी नहीं कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति हूँ. तो वो जो 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 प्लैनेट स्ट्रांग होंगे हॉरोस्कोप में, आप उनकी नेचर वहां पे रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे. वीक वीनस प्लेस्ड, अब ये सब बातें अच्छी नहीं होंगी. अगर वीक वीनस है आपके हॉरोस्कोप, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा इतना ज्यादा. बहुत सारे, सबका तो टेस्ट नहीं होता है आर्ट में, सबका तो टेस्ट नहीं होता है म्यूजिक में, सबको तो नहीं अच्छा लगता है हर वक्त मूवीज देखना या एंटरटेनमेंट लेना. कुछ लोग सीरियस भी होते हैं लाइफ में, तो वो चीजें आपकी उतनी नहीं होंगी अच्छी, या अगर आप उन एरियाज में जाएंगे तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा. इस ये मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया. वीक वीनस प्लेस्ड इन इनऑस्पिशियस हाउस कैन मेक नेटिव लस्टफुल. वो लालची मतलब अब वीनस खराब है तो फिर वो थोड़ा लालची हो जाएगा वो पर्सन. स्ट्रेंथ मतलब अच्छी वाली क्वालिटीज ना के थोड़ी खराब क्वालिटीज आ जाएंगी. पैसा तो चाहिए, वीनस है हॉरोस्कोप में, लेकिन वो फिर लस्टफुल हो जाएंगे, लालची ग्रीडी पर्सन की तरह एक्ट करेंगे अगर वीनस अच्छा नहीं है. इस कैरेक्टर विल गेट क्वेश्चनेबल. अब आप ग्रीड आपके अंदर आ रही है, आप गलत सही कैसे भी करके यू नो यू आर रनिंग आफ्टर द मनी और आप अपने रूल्स को भूल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कर दे. दस वीक वीनस ब्रिंग्स हैवॉक इन लाइफ. बैड लाइफ और मतलब अच्छा नहीं होता है लाइफ में. वीनस का भी इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है. देखिए भाई, मैंने आपसे जो कहा था कि कोई प्लैनेट ऐसा नहीं कि खराब है, हर प्लैनेट के गुण अलग है, हर प्लैनेट की क्वालिटीज अलग है. सो वी आर डूइंग, वी विल बी स्टार्टिंग विद सैटर्न. अगर कुछ भी वीनस से रिलेटेड रह गया है या आपको लगता है कवर नहीं हुआ या मिस हुआ है या आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है क्वालिटीज में, तो एक बार हम 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं इस प्लैनेट के लिए. आई हैव अ वाटर ब्रेक आल्सो. मैम लाइक जैसे आपने कहा जो वीनस है वो वृष एंड तुला दोनों के लॉर्ड है जी. तो यहाँ पे क्यों 7th हाउस को ही खाली उसका 7th हाउस के ही कारक क्यों है, 2nd के क्यों नहीं है? मैंने तो नहीं कहा आपको 7th हाउस का ही कारक है, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. एक बार फिर से पीपीटी से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया ना. देखिए मैंने कहीं पे भी 7th हाउस नहीं कहा आपको. देखिए ओके nowhere 7th house is written in our slides. In Kalpurush Kundi it chooses 7th house of marriage and partnership. मतलब 7th house तो रूल करता है, बट ओनली 7th नहीं कहा है मैंने आपसे. अब आर्ट म्यूजिक और ये सारी चीजें तो 7वें घर का इनमें रोल नहीं है. क्रिएटिविटी का तो 5वां घर बताया था मैंने आपको. घरों पे तो डिटेल में बात करेंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ 7वां. लेकिन मैरिज का इंपॉर्टेंट है ना जी, रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंस है इसकी काफी. It is very important, such a relationship, but not just for physical and physical pleasures, but also the reproduction and मतलब दुनिया आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, तो उनके लिए भी इनका बड़ा फिर इम्पोर्टेंस है. तो इसलिए वंश की उत्पत्ति के लिए सैटर्न. अब हम सैटर्न पे बात करेंगे तो सैटर्न रिप्रेजेंट्स लॉन्गेटिविटी. जिनका सैटर्न अच्छा होता है ना, हॉरोस्कोप में लंबी उम्र होती है. सैटर्न की अच्छी प्लेसमेंट है तो मतलब भाई लंबी जिंदगी आपकी. कोई लाइफ कैसी है वो अलग बात है, बट लंबी है ये बात पक्की. लेकिन सैटर्न इज आल्सो दी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरोज. प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल मतलब दुख. अब जिंदगी में दुख है, बहुत दुखी हैं आप, तो कहीं ना कहीं सैटर्न अफ्लिक्टेड है. डिले मिलेगा सब, लेकिन थोड़ा सैटर्न इज कंसिडर्ड द प्लैनेट फॉर डिले. अच्छा एक बात सैटर्न की बड़ी अच्छी सी है, इंग्लिश में मैं पहले बताऊंगी कि इट डिलेज बट नेवर डिनाइज. डिले करते हैं, चीजों को लंबा खींचता है, लंबा खींचते हैं. मतलब कोई आपको होता है ना कि अरे बड़ा लंबा है ये चीज ना, हो ही नहीं पा रही, बड़ा दिक्कत आ रही है, बीच बीच में डिले, कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, बट डिनायल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि सैटर्न देते नहीं है, सैटर्न देते हैं, काम पूरा कराते हैं, लेकिन डिले से काम पूरा होता है. सैटर्न की दशा चल रही हो तो काम धीरे धीरे होगा, फटाक से ऐसे नहीं होएगा. कुछ ना कुछ ट्रबल्स आ जाएंगी, या पैसे की वजह से काम रुक जाएगा, या कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाएगा, कुछ ऐसा धीरे धीरे ऊपर होगा, काम हो जाएगा. ऐसा नहीं कि द वर्क विल नॉट बी डन, द वर्क विल बी डन. आयरन, यहाँ पे वो स्टील और आयरन वाली स्टील की बात कर रहे हैं हम कि उनका मेटल कहा जाए तो आयरन इज द मेटल.
और सैटर्न को ना प्लैनेटरी कैबिनेट में हम सर्वेंट कहेंगे। अभी तक की प्लैनेटरी कैबिनेट के मैंने आपको किंग क्वीन बता दिए, प्रिंस बताया, फिर आपको दोनों जो है मिनिस्टर्स बताए, दैट मिनिस्टर फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड अध्यात्म और धर्म के गुरु तो गुरु हैं जुपिटर, बट बाकी सब डिपार्टमेंट्स के मेटेरियलिस्टिक सुख सुविधाओं के और इन सब डिपार्टमेंट का जो जिम्मा दिया गया है वो वीनस को दिया गया है, शुक्र को दिया गया है। तो उस प्लैनेटरी कैबिनेट के जो नौकर है, जो सर्वेंट है, वो गेट्स द वर्क गोइंग, वो सैटर्न है। तो जो सैटर्न स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो प्लानर बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे इनकी गति बड़ी स्लो है। स्लो क्यों है? सैटर्न सबसे दूर है जो है सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। सबसे लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम सैटर्न। इनका ऑर्बिट भी बहुत बड़ा है, इनको बहुत टाइम लगता है, 2.5 साल, मतलब इनको बहुत टाइम लग जाता है, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, लगभग 30 साल लग जाते हैं अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, अपना पूरा रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए ये जो डिले वाली बात है कि डिले करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चीजें होती हैं इनकी दशा में, या ये जिनका स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न को ना जजमेंट के लिए भी कहा जाता है कि अच्छा शनि की 7.5 आप लोगों ने सभी ने सुनी है? 7.5 सिर्फ शनि की होती, मंगल की कोई 7.5 नहीं सुनी होगी आपने, किसी और प्लैनेट की 7.5 तो नहीं सुनी आप में से किसी ने भी? अनम्यूट करके अगर थोड़ा सा बोले तो मुझे लाइवली लगती है क्लास। एनी विच वेज सैटर्न की 7.5 होती है, ये सबने सुना है ना कि भाई सैटर्न की 7.5 होती है। तो उसमें ना ये कहते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म, वैसे भी अच्छा, जज है, मतलब ये जज करते हैं, गलत किया तो गलत रिजल्ट, सही किया तो सही रिजल्ट। कहते हैं कि अच्छा सीधे पथ पे चलते रहो, तो सैटर्न की 7.5 भी आपकी आराम से निकल जाएगी। 7.5 साल का पीरियड होता है ये, तो उसके बारे में बात करेंगे हम कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी आराम से निकल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप गलत काम करते आए हैं तो फिर वो उस टाइम पे हिसाब होगा, जजमेंट होगा, और फिर आपको उनका सैटर्न की 7.5 में आपको बैड फेज झेलना पड़ेगा। सैटर्न को इस तरह से, ताकि आप इनकी नेचर याद कर सकें, तो सेल्फ एनालाइजिंग का आगे अपने बारे में बहुत चिंता मनन करते रहते हैं, स्लो होते हैं, सोचते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, टॉलरेंस बड़ी होती है, क्योंकि देखिए लंबे समय में जब धीरे धीरे काम करेंगे तो फिर टॉलरेंस, तो इनमें इनका एक गुण टॉलरेंस है। अनडॉन्टिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी अच्छी। राइटियसनेस है, सही को सही और गलत को गलत। डिटैच्ड होते हैं ऐसे लोग, ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता इनको। आपको याद होगा तो 11 नंबर में भी मैंने ये कहा था कि फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं। सैटर्न इज द मोस्ट ड्रेडेड प्लैनेट, डर बड़ा लगता है सैटर्न से सबको। पीपल आर स्कैर्ड व्हेन दे कम टू नो दैट सैटर्न की दशा आने वाली है, सैटर्न की ढैया चल रही है, सैटर्न की 7.5 चल रही है, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, घबराते हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं, सैटर्न मेलेफिक नेचर का प्लैनेट है, मतलब क्रूअल प्लैनेट इसको हम कह सकते हैं कि कुछ ये जज करता है आपकी कार्मिक एक्शंस पे। जैसे हम लाइफ, मैंने ये इससे पहले आपको बता दिया था पहली पीपीटी में कि जब अगर आप अच्छा कार्य करते रहे, हमेशा सही पथ पर चलते रहे, किसी का गलत नहीं करते हैं, तो सैटर्न की 7.5 में भी आपको बहुत बैड फेस नहीं करना पड़ता है। हाउ इज स्लो टास्क मास्टर एंड गिव्स द रिजल्ट स्लोली। ही इज स्लो टास्क मास्टर, मतलब कार्य को धीरे धीरे स्लोली लेके चलते हैं, एंड गिव रिजल्ट स्लोली, डिनाई नहीं करते हैं बट रिजल्ट स्लोली मिलते हैं। सैटर्न की 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अभी हो जाए। As the name suggests, it turns the things around and brings adversities. ऐसे प्लस टर्न्स, फिर टेक्स टर्न्स। सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में, अब आपके लिए अच्छा चल रहा था, बट आप अचानक से 7.5 आती है, कुछ होता है, तो लाइफ में ट्रबल्स हो जाती हैं। लाइफ में एडवर्स, हमें हेल्थ पे भी देखना पड़ सकता है कभी, मतलब और एरियाज ऑफ लाइफ में भी हमें एडवर्सिटीज यानी कि बैड फेस करना पड़ता है जब सैटर्न की 7.5 आती है, ढैया आती है। अपनी मेलेफिक नेचर यानी थोड़े से जो है ना, इनका जो रूल होता है वो ऐसा है कि भाई गुड फॉर गुड और बैड फॉर बैड वाला जो रूल है इनका, तो उसकी वजह से इनको मेलेफिक प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं नेटिव को जब इनकी दशा और अंतर दशा चलती है।
in its positive plane it makes the person karma oriented. जब ये अच्छी मतलब जिनके हॉरोस्कोप में अच्छे होते हैं तो लोग ऐसे लोग कर्मा के बिलीवर होते हैं, सही कर्म करते हैं और सही रिजल्ट्स उनको लाइफ में क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। वो अपने थॉट्स को लेकर और अपने कार्मिक एक्शंस में बिलीव करते हैं और सही पथ पे चलते हैं। अच्छा, सैटर्न से सब डरते हैं, सब इतना इनको खराब प्लेनेट कहा गया है वो इसीलिए क्योंकि ये नहीं सोचते कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ के लिए ये चीज। और अगर सैटर्न की 7.5 चल रही है और सैटर्न की पोजीशन आपकी लाइफ में अच्छी नहीं होती ना तो कभी कभी बहुत प्यारी चीज, बहुत प्यारा रिलेशनशिप, बहुत प्यारे आपका जो कोई चीज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप है, फिजिकली कोई पर्सन है या उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, कोई आपके फिजिकल असेट्स हैं, उन चीजों पे आपको नुकसान भी बहुत ज्यादा मिल जाता है कभी कभी। इफ यू फॉलो द राइट पाथ दिस प्लैनेट कॉन्फर्स हैप्पीनेस एंड फिल्स लाइफ विद अबंडेंस। अगर आप राइट पाथ पे चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा दुख या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को नहीं झेलनी पड़ती आपको। यू शुड नॉट बी स्केर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए दशा और अंतर्दशा में सैटर्न की, क्योंकि अगर हम सब चीजें अच्छे से करते आए हैं और हम ज्यादा रॉन्गफुल एक्शंस नहीं करते हैं तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कोई बैड रिजल्ट्स नहीं मिलते। और अपना खुद का नेचर थोड़ा सा मेलिफिक है, इनका थोड़ा सा तो बैड नेचर है ही, तो इसलिए इनको ना नेचर है थोड़ा पनिश करने का सैटर्न भगवान को, तो ये थोड़ा सा पनिश करते हैं। अगर आपने ये गलती से या कैसे भी थोड़े बहुत तो हर एक से कुछ ना कुछ तो सिंस होते ही हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ तो भूले भटके भी लोगों से गलत चीजें होती ही हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं सैटर्न की दशा में और 7.5 में और ढैया में। यहाँ पे आज मैं क्लास को एंड करूंगी कि राहु को आज हम नहीं ले पाएंगे, तो मेरे ख्याल डिटेल में हमने एक बार बात करी। अब सैटर्न रिप्रेजेंट किसको करता है? सर्वेंट को या पुअर लोगों को, गरीब, डेस्टिट्यूट्स, पुअर लेडीज या है ना विडोज को भी। तो अगर कभी सैटर्न हॉरोस्कोप में खराब होता है ना तो जनरली ये भी कहते हैं कि आप ना शनिवार के दिन आप इसीलिए ना पुअर लोगों को या घर में काम करने वाले सर्वेंट्स को आप कुछ मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर दें या कुछ उनको दान कर दें। सैटर्न का जितना भी दान होता है ना वो गरीबों को करा जाता है, तो इसीलिए है ये, क्योंकि ये सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट सर्वेंट, डेस्टिट्यूट एंड पुअर पीपल हु आर लिविंग विद लेस कंफर्ट इन देयर लाइफ, तो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। यहाँ तक आज हम सैटर्न तक रखते हैं। We are good to go. I think only Rahu and Ketu are left as planets with us. जब तक हम planets की बात करेंगे उसके अंदर एक बार फटाक से आपको दिखाना चाह रही थी कि जल्दी से कि aspects अभी आएगा। ये planetary cabinet जिसकी मैं बात कर रही थी ना आपको, इस स्लाइड पे मैं आपको ले आती हूँ इस पे अभी कि आज हमने ना सैटर्न तक बात कर दी क्योंकि कैबिनेट खत्म हो गई हमारी, कैबिनेट ऑफ प्लैनेट्स। तो सन एंड मून आर किंग एंड क्वीन और द रॉयल कपल ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट। मार्स कमांडर इन चीफ, मरकरी इज द प्रिंस, जो इमेजिन कर सकते हैं आप। जुपिटर एंड वीनस आर मिनिस्टर्स, जुपिटर इज द मिनिस्टर ऑफ religion and spiritualism, rest all other materialistic comforts, pleasures and all other materialistic areas are under the ministry of Venus. उसके गुरु वीनस को कहा गया जो दैत्यों के गुरु भी कहे जाते हैं, और सैटर्न इज दी सर्वेंट। तो आज मुझे कैबिनेट ऑफ प्लैनेट्स का था कि वो एक बार वहां तक हम खत्म कर लें।